एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि युहा और सू दोनों मिलकर काफ़ी अच्छे से सॉन्ग गाते हैं जो कि सभी लोगों को काफ़ी पसंद आता है। और खुद को हारता हुआ देखकर लूशन की गर्लफ्रेंड वहाँ से जाने लगती है, जहाँ जाते जाते वो सू को धक्का भी मार देती है जिससे वो नीचे गिर जाती है। तो युहा उसे उठाता है और युहा यहाँ पर लूशन से उसके रेजिग्नेशन के बारे में भी बात करता है। तब उसकी गर्लफ्रेंड को पता चल जाता है कि वो कोई कंपनी का डायरेक्टर वगैरह नहीं है, बल्कि वो तो सिर्फ झूठ बोल रहा था। इसलिए वो भी उसे थप्पड़ मार के वहाँ से चली जाती है, जो देखकर सभी लोग तालियां बजाने लग जाते हैं। और फिर शो का विनर भी युहा और सू को डिक्लेयर कर दिया जाता है, जो जानकर सभी लोग काफी खुश होते हैं। अब क्योंकि इन लोगों ने कॉन्सर्ट जीता था, इसलिए इन लोगों को आज रात के लिए कैरियोको में गाना और ड्रिंक्स फ्री मिलते हैं, जहाँ पर डायरेक्टर जिन बहुत ज़्यादा ड्रिंक करके अपनी फटी आवाज में दुख होकर गाना गा रहा था, क्योंकि वो युहा और सू को एक साथ देखकर बहुत ज़्यादा सैड था। इसी बीच हम देखते हैं कि हानमिंग और वेंशिंग के बीच में काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग हो गई है, जहाँ पर ये दोनों साथ में ड्रिंक कर रहे थे। तब हानमिंग को पता चलता है कि उसी ने लूशिन और उसकी मॉम को वो खराब खाना दिया था, जिसकी वजह से उनका पेट गड़बड़ हो गया था, और वो यहाँ पर उसे किस भी कर देती है। सीन अब सू पर आता है, जो गिफ्ट हैम्पर रिसीव करने के लिए एड्रेस लिखवा रही होती है, पर तभी वो सोचती है कि इतनी सारी यूटेंसिल्स वो अपने घर पर यूज़ नहीं कर पाएगी। इसलिए युहा यहाँ पर अपना एड्रेस लिखवा देता है और बोलता है कि हम साथ में प्रैक्टिस करते हैं ना, तो वहाँ पर काम आ जाएंगे। अब वो वहाँ से जाने लगता है तो सू उसके पीछे पीछे आती है, उसे बोलती है कि मेरे कपड़े आपकी कार में रखे हैं, इसलिए प्लीज़ उन्हें वापस कर दीजिए, क्योंकि मुझे हाई हील्स पहनने की आदत नहीं है। इसी बीच हम बी को देखते हैं, जो कि इन दोनों की बातें सुन रही होती है और एक प्लान बनाती है कि इस बार के ऊपर होटल है ना, तो वहाँ पर अपनी असिस्टेंट को सभी लोगों के लिए रूम्स बुक करने के लिए कहती है और सोचती है कि मैं सभी लोगों को काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक कराकर यहीं पर रुकने के लिए कहूँगी। और फिर जब युवा अपनी रूम में जा रहा होगा तो मैं चुपके चुपके उसकी रूम में चली जाऊँगी। तभी मैं वहाँ पर मीडिया को बुला लूँगी, जो जब हम दोनों को एक साथ रूम के अंदर देखेंगे तो ये न्यूज़ सब जगह वायरल हो जाएगी। और जब मैं ये वीडियो युवा को दिखाऊंगी तो वो अपनी बदनामी से बचने के लिए मुझे कहेगा कि चलो अब दोनों एक साथ डेट करते हैं। जिसका ऐसा बकवास प्लान सुनकर उसके असिस्टेंट उसे ये सब करने से मना करती है, पर वो नहीं मानती। सू भी अब बाकी सभी लोगों के पास जाती है, जहाँ पर हानमेंग उसे अपने अभी अभी बने हुए बॉयफ्रेंड वेंशिंग से इंट्रोड्यूस करवाती है, जो देखकर सू हैरान हो जाती है। वहीं जब युहा कार से सू के कपड़े लेने के लिए जा रहा होता है, तभी उसे अपने एक्स गर्लफ्रेंड के साथ बिताए हुए मोमेंट्स याद आने लग जाते हैं, जिस वजह से वो थोड़ा अपसेट हो जाता है। वो वापस आकर सू को उसके कपड़े देता है और जाने लगता है, पर बी उसे रोककर साथ में ड्रिंक करने के लिए कहती है। इसलिए वो बहुत ज़्यादा ड्रिंक करने लगता है, क्योंकि वो सब याद करके वो थोड़ा सा सैड था। फिर ये सभी लोग साथ में मिलकर एक गेम खेलने लगते हैं, जिसमें ये लोग काफ़ी ड्रिंक करते हैं, जहाँ पर गेम के बीच में युहा और डायरेक्टर जिन दोनों ही इनडायरेक्टली सू के लिए लड़ने लग जाते हैं, जो देखकर सभी इन दोनों का वीडियो बनाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि ड्रंक हालत में लड़ते हुए दोनों काफ़ी फनी और क्यूट लग रहे थे। पर तभी बहुत ज़्यादा ड्रिंक करने की वजह से बी को वॉमिटिंग होने लग जाती है, इसलिए वो वहाँ से उठकर चली जाती है। और जब तक वो रेडी होकर बाहर आती है तब तक सभी लोग जा चुके थे, इसलिए उसका युहाओं को फंसाने वाला प्लान तो फेल हो जाता है। इधर सू और हानमिंग एक दूसरे के साथ होते हैं। तभी वहाँ पर वेंशिंग युहाओं को लेकर आता है, जो कि बहुत ज़्यादा नशे में टल्ली हो चुका था और खुद का संभाल भी नहीं पा रहा था। हानमिंग यहाँ पर उसे इशारा करती है, तो वेंशिंग बोलता है कि अरे मेरा पेट है ना, दर्द हो रहा है, इसलिए वो सू को उसके रूम में छोड़कर आने के लिए कहता है और फिर ये दोनों यहाँ से भाग जाते हैं। अब सू बेचारी ना चाहते हुए भी युहाओं को जैसे तैसे करके उसके रूम में लेकर जाती है, जहाँ पर वो उसे सोफे पर बिठाकर अपने शूज़ चेंज करती है और अपनी मॉम को भी कॉल करके बताती है कि उसे आने में लेट हो जाएगा। पर तभी वह उठकर सीधा किचन में आता है। सू उससे पूछती है कि आप क्या कर रहे हो, तो वो बोलता है कि मैं खाना बना रहा हूँ। सू कहती है कि आपने बहुत ज़्यादा ड्रिंक की हुई है, तो आप ना सो जाओ। वो कहता है कि ड्रिंक, और मैंने बिल्कुल नहीं। फिर वो फ्रिज खोलता है, लेकिन उसके अंदर कुछ भी खाना बनाने के लिए सामान नहीं था, तो वो सू को अभी जाकर खरीदने के लिए बोलता है, जो सुनकर वो भी हैरान हो जाती है। फिर वो उसका हाथ पकड़कर उसे भगाते हुए होटल के किचन तक लेकर जाता है और वहाँ के फ्रिज से खाना बनाने के लिए सामान चुराने लगता है। वो यहाँ पर सू के हाथ में टमेटोज देता है और कहता है कि तुम्हें पसंद है ना। साथ ही साथ एक बड़ा सा ऑस्ट्रिच का एग भी निकालता है। पर तभी यहाँ पर इन दोनों को किसी के आने की आवाज़ आती है, इसीलिए दोनों छुप जाते हैं। जिसके बाद ये दोनों वापस से अपनी रूम के अंदर आते हैं, जहाँ पर ये दोनों साथ में मिलकर कुकिंग करते हैं। कुकिंग करने के बाद युहा सू को उसकी डिश खाने के लिए बोलता है, जहाँ जब वो उसे ट्राई करती है तो वो उसे पसंद आती है। अभी युहा सू के फेस से खाना साफ करने के लिए उसके काफ़ी क्लोज आ जाता है, जो देखकर वो काफ़ी नर्वस हो जाती है और अचानक से वो उसे किस कर देता है, जो देखकर सू काफ़ी हैरान हो जाती है। अगली सुबह जब युहाओं की आँख खुलती है तो वो देखता है कि उसने टी शर्ट नहीं पहनी हुई है और वह अपने सामने सू को किसी से फ़ोन पर बात करता हुआ देखता है, जहाँ वो खुद को इस कंडीशन में पाकर काफ़ी ज़्यादा एम्बैरेस्ड हो जाता है और सोचता है कि कल रात उन दोनों के बीच में कुछ हुआ है, क्योंकि उसे कुछ भी याद नहीं था। तभी उन्हें नीचे से शोर सुनाई देता है और जब युवा बाहर देखता है तो वहाँ पर काफ़ी सारे रिपोर्टर्स आए हुए थे, जो चीज़ बी भी देखती है और वो अपने असिस्टेंट को इन सभी रिपोर्टर्स को यहाँ से भगाने के लिए कह देती है, क्योंकि उसका प्लान तो कल रात को ही फेल हो गया था
और तभी वो अपने रूम के अंदर डायरेक्टर जिन को देखती है, जिसे देखकर वो यहाँ पर हैरान हो जाती है क्योंकि वो ड्रंक हालत में पूरी रात भर यहीं पर सोया था। इधर युहाओ सू पर शक कर रहा होता है और बोलता है कि क्या तुमने यहाँ पर रिपोर्टर्स को बुलाया है? तो सू बोलती है कि क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? अगर मैं ये सब करूँगी तो तुम मुझे जॉब से निकाल दोगे। मैं भला इतनी स्टूपिड भी नहीं हूँ कि ये सारी हरकतें करूँ। इसलिए वो मान जाता है। तभी इन लोगों को बाहर से चिल्लाने की आवाज़ आती है और जब ये लोग छुप कर देखते हैं तो सारे रिपोर्टर्स बी के रूम के बाहर चले गए थे और उन्होंने बी और डायरेक्टर जिनको एक साथ देख लिया था, जिस वजह से वो इन दोनों की बहुत ज़्यादा फोटोज़ वगैरह क्लिक करने लग जाते हैं। और मौका देखकर युहा भी होटल से निकलने की सोचता है। वो सू से पूछता है कि मेरे कपड़े कहाँ पर है, तो बताती है कि वो तो मैंने धो दिए। इसलिए उसे सू की जैकेट पहनकर होटल से बाहर निकलना पड़ता है। जब ये दोनों लिफ्ट का वेट कर रहे थे तो लिफ्ट के खुलते ही इन्हें अंदर वेंशिंग और हानमेंग मिलती है, जो कि इन दोनों को इस तरह देखकर कुछ और इमेजिन करने लग जाते हैं और युहाओ भी काफ़ी एम्बैरेस्ड फील करता है। इसके बाद हम सू को हानमेंग के साथ और युहाओ को वेंशिंग के साथ देखते हैं, जहाँ पर ये दोनों इनसे कल रात क्या हुआ था ये सब पूछने की कोशिश कर रहे थे, पर ये लोग कुछ भी नहीं बताते। इसीलिए हानमेंग और वेंशिंग इन दोनों को अपनी मैरिज सर्टिफिकेट दिखाते हैं, जो देखकर ये दोनों ही काफ़ी हैरान रह जाते हैं। तब ये दोनों बताते हैं कि हम दोनों ने कल रात शादी कर ली। युहा और सू पूछते हैं कि तुम दोनों ने आखिर इतनी जल्दी शादी कैसे कर ली, तो ये दोनों बताने लग जाते हैं। जहाँ जब ये दोनों कल रात साथ में थे तब वेंशिंग यहाँ पर नींद में डूडल का नाम ले रहा था। जब हानमेंग उससे डूडल के बारे में पूछती है तो वेंशिंग सब कुछ सच बता देता है कि एक बार बचपन में अपने घर से भाग गया था क्योंकि किसी ने भी मुझे मेरे बर्थडे पर विश नहीं किया था। तब मुझे रास्ते में एक फैमिली मिली जो लोग मुझे अपने घर लेकर गए। वहाँ पर मैंने एक लड़की के साथ उसके घर पर खाना खाया और साथ में कार्टून भी देखा, जहाँ पर कार्टून के अंदर डूडल नाम की एक लड़की का कैरेक्टर था, तो मैं उसे डूडल बुलाने लगा। जो बात सुनकर वो हैरान हो जाती है। असल में जिस लड़की को वेंशिंग ने बचपन के अंदर डूडल बुलाया था वो कोई और नहीं बल्कि हानमेंग थी। अब ये जानकर कि दोनों बचपन से एक दूसरे को जानते थे, इसलिए दोनों शादी कर लेते हैं। अब अगली सुबह जब सू लिफ्ट के अंदर होती है तभी वहाँ पर युहा आता है, जिसे सू जैसे गुड मॉर्निंग विश करती है तो युहा उसे देखकर वहाँ से निकल जाता है। असल में वो उसे काफ़ी अवॉइड कर रहा था क्योंकि उसे लग रहा था कि उन दोनों के बीच में होटल में कुछ हुआ है। और इतना ही नहीं, वो पूरे दिन भर सू को हर चीज़ के लिए इग्नोर कर देता है। इसके बाद हम जैंग बी और डायरेक्टर जिन को साथ में देखते हैं, जहाँ पर वो दोनों सभी लोगों से अपना मुँह छुपाए हुए घूम रहे थे क्योंकि मीडिया में सभी लोगों को ऐसा लग रहा था कि वो दोनों रिलेशनशिप में है। तब यहाँ पर जिन को सू का मैसेज आता है, जिसे देखकर वो स्माइल करने लग जाता है। जैंग बी उससे पूछती है कि क्या तुम सू को पसंद करते हो, जिस पर वो कहता है कि भला इससे तुम्हें क्या लेना देना। बी बोलती है कि भला मुझे नहीं तो और किसे लेने देना होगा, देखो तुम सू को पसंद करते हो और मैं युहाओ को, इसलिए चलो अब से दोनों एक दूसरे की मदद करते हैं ताकि मुझे युहाओ मिल जाए और तुम्हें सू। जिस बात के लिए जिन मान जाता है और फिर जैंग बी उसे शॉपिंग कराने के लिए लेकर जाती है क्योंकि वो बहुत ही वियर्ड तरीके से ड्रेसअप करता था, इसलिए वो उसे अगली बोल देती है। सीन अब सू पर आता है जो कि ऑफिस के नीचे बैठकर कुछ सोच रही थी। तभी उसे वहाँ पर एक कैट दिखाई देती है तो वो उसके पीछे पीछे जाती है, जहाँ वो दूसरी कैट को पेड़ पर चढ़ा हुआ देखती है। इसलिए वो उसे निकालने के लिए सीढ़ी लेकर आती है, पर जब तक वो वापस आती है तब तक यह पेड़ पर चढ़कर उस कैट को निकाल रहा था। फिर वो उसके लिए सीढ़ी लगाती है तो यह सीढ़ी के जरिए नीचे आकर उसे वो कैट पकड़ा रहा था, लेकिन वो कैट अचानक से युहाओ की गोद से निकलकर भाग जाती है और वो सीधा सू के ऊपर जाकर गिरता है। फिर जैसे ही वो उठने वाला था तभी वो सीढ़ी उस बेचारे की कमर पर गिर जाती है, जिस वजह से उसे काफ़ी दर्द होता है। जिन दोनों को इस हालत में ऑफिस के दो कलीग भी देख लेते हैं। सू अब यहाँ पर युहाओ को हॉस्पिटल चलने के लिए बोलती है, लेकिन वो मना कर देता है और बोलता है कि ज़्यादा कुछ नहीं हुआ, ये ठीक हो जाएगा। सू फिर भी उसे चेकअप कराने के लिए बोलती है, लेकिन वो नहीं मानता और यहाँ से चला जाता है। जिसके बाद हम सू और युहाओ को वेंशिंग के रेस्टोरेंट में देखते हैं, जहाँ पर वेंशिंग और हानमेंग ने इन दोनों को साथ में डिनर पर बुलाया था क्योंकि युहाओ पूरे दिन सू को इग्नोर कर रहा था। इसीलिए ये दोनों तो अब यहाँ से बहाना करके बाहर चले जाते हैं और अंदर ये दोनों समझ नहीं पा रहे थे कि क्या बात करें, इसलिए काफ़ी ऑकवर्ड हो रहे थे। तब युहाओ यहाँ से जाने लगता है तो सू उसे रोकती है और पूछती है कि आखिर तुम मुझे जानबूझकर इग्नोर क्यों कर रहे हो। फिर वो उसे बोलती है कि हम दोनों साथ में एक ही कंपनी में काम करते हैं और आप मेरे बॉस हो, इसलिए मैं होप करती हूँ कि आप भी मेरे साथ बाकी लोगों की तरह ही बिहेव करेंगे। ये बोलकर गुस्से में यहाँ से चली जाती है। इसके बाद सू अपने घर पर जाती है, जहाँ पर वो अपनी मॉम के साथ अच्छे से खाना बनाती है और दोनों साथ में खाना खा रहे होते हैं। पर इधर युहाओ बेचारा काफ़ी परेशान हो रहा था। वो सोचता है कि वो सू को क्या मैसेज करे। वो उसे सॉरी और थैंक यू लिखकर भेजता है, पर फिर वो उस मैसेज को डिलीट कर देता है। इसके बाद वो उसे पीआर डिपार्टमेंट की रिपोर्ट भेजने के लिए कहता है, तो सू उसे वो रिपोर्ट भेज देती है। युहाओ जब नहाने के लिए जाता है तभी टंकी में पानी खत्म हो जाता है, जो देखकर उसे काफ़ी गुस्सा आता है और जैसे वो शावर से बाहर निकल ही रहा था तभी उसका पैर फिसल जाता है और वो सीधा ज़मीन पर जा गिरता है। और क्योंकि सुबह भी उसके कमर में लगी थी, इसलिए अब वहीं पर और ज़्यादा उसकी चोट लग जाती है, जिस वजह से वो हिल भी नहीं पा रहा था। वो किसी तरह अपना फ़ोन लेकर वेंशिंग को कॉल करता है उसकी मदद करने के लिए, पर वेंशिंग का फ़ोन साइड में रखा हुआ था और वो हानमेंग के साथ डिनर करने में बिजी था। वहीं जब सू अपने घर पर डिनर कर रही होती है तभी उसे युहाओ के असिस्टेंट अंची का कॉल आता है, जो उससे मिस्टर युहाओ के बारे में पूछता है और कहता है कि मुझे एक फाइल पर साइन कराने थे, लेकिन मिस्टर युहाओ तो फ़ोन ही नहीं उठा रहे।
जो देखकर वो सोच में पड़ जाती है कि कहीं उसे कुछ हो तो नहीं गया। इसलिए वो उसके ड्राइवर को भी कॉल करके उसके बारे में पूछती है। तो ड्राइवर बताता है कि मैंने तो मिस्टर युहाओ को उनके घर पर छोड़ दिया था। जो देखकर वो समझ जाती है कि जरूर उसकी कमर में चोट लगी होगी। इसलिए वो उसका एड्रेस लेकर फटाफट उसके घर पर जाती है, जहाँ वो डोरबेल बजाती है और उसे कॉल भी करती है। युहाओ बड़ी मुश्किल से कॉल उठा पाता है। तो सू उससे पूछती है कि तुम्हें क्या हुआ है, दरवाजा खोलो। पर वो कहता है कि मैं इंजर्ड हूँ और मैं दरवाजा नहीं खोल सकता, तुम यहाँ से चली जाओ। पर सू वेंशिंग को कॉल करके घर का पासवर्ड पूछती है और सीधा अंदर चली जाती है। तो उसकी आवाज़ सुनकर युहाओ पूछता है कि अरे तुम घर के अंदर कैसे घुसी। पर सू से सीधा बोलती है कि मैं अंदर आ रही हूँ, और ये बोलकर वॉशरूम की तरफ जाने लगती है। युहाओ उसे मना भी कर रहा होता है क्योंकि उसने कपड़े नहीं पहने हुए थे, लेकिन सू सीधा अंदर घुस जाती है और उसे इस हालत में देखकर वापस से बाहर आ जाती है। अब वो अपनी आंखों पर हाथ रख के अंदर वापस से जाती है, जहाँ युहाओ उसे इंस्ट्रक्शन देने लग जाता है कि टॉवल कहाँ पर रखा हुआ है। तो सू टॉवल निकाल तो लेती है, पर जैसे युहाओ उसे टॉवल खींच रहा होता है तो सू एकदम से उसके ऊपर गिर जाती है। उसी वक्त वहाँ पर वेंशिंग और हानमिंग भी आ जाते हैं, जो कि इन दोनों को इस हालत में देख लेते हैं और ये सीन काफ़ी फनी होता है। पर बेचारा युहाओ यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एम्बैरेस फील कर रहा था क्योंकि उसकी इज्जत तो चली ही गई थी। इसके बाद वेंशिंग युहाओ को कपड़े पहनाकर वॉशरूम से बाहर लेकर आता है, जहाँ पर वो उसे उस रात की होटल की फोटो दिखा रहा था, जिन्हें देखकर युहाओ को याद आ जाता है कि उसने उस दिन होटल के अंदर ड्रंक हालत में सू के साथ स्क्रम्बल्ड एग बनाया था, जहाँ पर उसने उसे किस भी किया था। और जब उसके कपड़े खराब हो गए थे तो उसने उसके सामने ही अपनी टी शर्ट उतार कर वहीं पर सो गया था। जो सब याद करके वो बेचारा काफ़ी एम्बैरेस फील कर रहा था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो सू को कैसे फेस करेगा, जिन दोनों को इस हालत में यहीं पर छोड़कर वेंशिंग और हानमिंग चले जाते हैं। इसीलिए अब सू युहाओ को ख्याल रखती है, जिस वजह से उसे थोड़ा सा अच्छा फील होने लग जाता है। सू फिर उसे हॉस्पिटल जाकर अपना चेकअप कराने के लिए बोलती है, लेकिन युहाओ मना कर देता है और बोलता है कि मैं ठीक हूँ। तो सू कहती है कि दोपहर में भी तुमने यही कहा था कि मैं ठीक हूँ और अब देखो क्या हो गया, इसलिए हॉस्पिटल चलो चेकअप कराने के लिए। लेकिन युहाओ नहीं मान रहा होता और बोलता है कि मुझे हॉस्पिटल बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो सू कहती है कि आखिर तुम इतना जिद्दी क्यों हो। युहाओ उसे घर जाने के लिए बोलता है, पर सू कहती है कि मेरे जाने के बाद अगर तुम्हें फिर से हर्ट हो गया तो फिर। युहाओ नहीं मान रहा होता, पर तभी उसकी कमर में फिर से दर्द होने लग जाता है। तो सू उसे बोलती है कि आखिर तुम्हें हुआ क्या है, और अगर तुम्हें मुझे फेस करने में इतनी ज़्यादा ही प्रॉब्लम हो रही है तो कोई बात नहीं, मुझे ओवर टाइम पे कर देना। उसी वक्त युहाओ के पेट में गुड़गुड़ की आवाज़ आने लगती है क्योंकि उसे काफ़ी भूख लग रही थी। तो सू उससे पूछती है कि तुम्हारे घर का किचन कहाँ है, जिस पर वो कहता है कि मेरे घर में किचन नहीं है, पहले किचन को बनाओ फिर उसे मेंटेन करके रखो, उसका इतना ज़्यादा खर्चा आता है, इससे बेटर है कि मैं टेक अवे ऑर्डर करके खा लेता हूँ। तो सू उससे बोलती है कि अच्छा ऐसे तो वॉशरूम भी तुमने क्यों बना रखा है, बाहर चले जाया करो ना पब्लिक वॉशरूम में, वो तो फ्री है। जिसकी ऐसी बातें सुनकर युहाओ चुप हो जाता है, और क्योंकि घर में सिर्फ इंस्टेंट नूडल्स रखे हुए थे तो सू उसके लिए मिल्क इंस्टेंट नूडल बनाकर लेकर आती है। जो देखकर पहले तो युहाओ सोचता है कि पता नहीं है मुझे क्या खिलाने वाली है, पर जब वो उसे टेस्ट करता है तो वो बहुत ज़्यादा अच्छे बने थे। युहाओ सू से पूछता है कि आखिर तुम्हें खाना बनाना इतना क्यों पसंद है। तो सू बताती है कि पहले हम लोगों के लिए मेरे फादर ही खाना बनाया करते थे, जिस खाने को हम लोग काफ़ी ज़्यादा एंजॉय करते थे, पर उनके जाने के बाद मेरी मॉम और मैं भी टेक अवे ऑर्डर करके खाने लगे, लेकिन उस खाने के अंदर घर जैसा टेस्ट बिल्कुल भी नहीं था। इसलिए फिर मैंने खाना बनाने की शुरुआत की, जो कि धीरे धीरे मुझे और मेरी मॉम को भी काफ़ी पसंद आने लगा, और तभी से मुझे खाना बनाना बहुत अच्छा लगता है। जिसकी ये बात युहाओ भी बड़े प्यार से सुन रहा था। फिर सू उसके लिए ज़मीन पर बिस्तर लगा देती है और बोलती है कि आज रात तुम यहीं पर सो ताकि तुम्हारी कमर जल्दी से ठीक हो जाए, और खुद बाहर लिविंग रूम में सोफे पर सोने के लिए चली जाती है, जहाँ हम देख पाते हैं कि दोनों एक दूसरे के बारे में ही सोच रहे थे। रात में सोते हुए युहाओ सू को आवाज़ लगाने लगता है तो वो उसके रूम में जाती है, जहाँ पर वो नींद में भी काम की बातें बोल रहा था, पर फिर वो सू को यहाँ पर थैंक्स भी बोलता है, जो सुनकर सू स्माइल करती है और वापस से बाहर आ जाती है। अगली सुबह जब युहाओ उठता है तो देखता है कि सू उसके घर से जा चुकी है, जो देखकर वो बोलता है कि इसने तो कहा था कि मेरा ख्याल रखेगी और घर से जाने से पहले बताया भी नहीं। पर तभी वहाँ पर सू आ जाती है, जो कि उसके लिए ब्रेकफास्ट लेकर आई थी। असल में सू सुबह सुबह अपने घर जाकर वहाँ से रेडी होकर उसके लिए ब्रेकफास्ट बनाकर लेकर आई थी, पर वो यहाँ पर इसे झूठ बोल देती है कि ये तो उसने बाहर से ऑर्डर करा है। युहाओ ब्रेकफास्ट खाते हुए यहाँ पर उसे कंपनी चलने के लिए बोलता है। सू उसे घर पर रेस्ट करने के लिए बोलती है, पर युहाओ उसकी बात नहीं मान रहा था, इसीलिए सू उसे उस दिन पार्टी वाली वीडियो दिखा देती है, जिसके अंदर वो ड्रंक होकर कैसी कैसी हरकतें कर रहा था। वो बोलती है कि अगर ये वीडियो गलती से कंपनी के ग्रुप में चला गया तो क्या होगा। जो देखकर युहाओ कहता है कि अच्छा तो तुम मुझे थ्रेटन कर रही हो। ये बोलकर वो उसका हाथ पकड़ लेता है उसका फ़ोन लेने के लिए, तो सू उसे देखने लग जाती है, इसीलिए वो अपना हाथ हटा लेता है। अब यहाँ वो गलती से अपना फ़ोन भी गिरा देता है, तो सू उसका फ़ोन उठाती है और बोलती है कि मैं आपके लिए कर रही हूँ, अगर आपको ज़्यादा सीरियस नहीं होना तो चुपचाप घर पर बैठकर रेस्ट करो। ये बोलकर वो उसकी ऑर्डर की हुई कैब को कैंसिल कर देती है, जहाँ उसे पता चल जाता है कि उस दिन जिस पर्सन ने उसके लिए कैब बुक की थी वो और कोई नहीं बल्कि युहाओ था, जो जानकर वो काफ़ी खुश होती है। सीन अब कंपनी में आता है, जहाँ पर सभी एम्प्लॉयज़ ये बात जानकर काफ़ी खुश होते हैं कि युहाओ अब एक हफ्ते तक ऑफिस में नहीं आएगा क्योंकि वो किसी बिजनेस ट्रिप पर गया हुआ है।
दूसरी तरफ सू हानमिंग को बताती है कि युहाओ ये बात नहीं पता लगने देना चाहता था किसी को कि उसको चोट लगी है, इसीलिए उसने ये बहाना बनाया कि वो बिजनेस ट्रिप पर गया हुआ है। और साथ ही साथ वो उसे ये बात भी बता देती है कि उस दिन युहाओ ने उसके लिए कैब बुक की थी जब वो बारिश में बस का वेट कर रही थी, जो जानकर हानमिंग कहती है कि ज़रूरी युहाओ ने तुम्हें पसंद करता है, इसीलिए देखो कैसे चुपकी से तुम्हारी केयर करता है। पर सू उसकी बातों को इग्नोर करके जल्दी से खाना खा के काम करने के लिए बोलती है, जो देखकर हानमिंग कहती है कि तुमने तो अभी से उसकी वाइफ बनने की तैयारी कर ली है, देखो कितनी स्ट्रिक्ट हो गई हो तुम। फिर हमें पता चलता है कि जैंग भी और डायरेक्टर जिन जब उस दिन शॉपिंग वगैरह एक साथ कर रहे थे तब उनको मीडिया ने फिर से कैप्चर कर लिया था और वो ये न्यूज़ चला रहे थे कि ये दोनों सच में रिलेशनशिप में है, देखो कैसे इतने अच्छे से एक साथ शॉपिंग कर रहे हैं और घूम रहे हैं, जिस चीज़ के लिए भी मीडिया में क्लैरिफिकेशन भी देती है। पर फिर भी लोग इन दोनों के बारे में गॉसिप किए जा रहे थे और इन सारी चीज़ों की वजह से डायरेक्टर जन काफ़ी परेशान हो गया था, यहाँ तक कि वो बी का कॉल भी नहीं उठाता। सीन फिर से युवा ऊपर आता है जिसे काफ़ी भूख लग रही थी, तो वो नूडल्स बनाकर खाने ही वाला था, पर तभी वहाँ पर सू आ जाती है, जिसे देखकर युवा बोलता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो सू बोलती है कि तुम्हारे घर में खाना बनाने के लिए कुछ भी नहीं है, इसलिए मैं सारा कुकिंग का सामान वगैरह लेकर आई हूँ। युहाओ कहता है कि पीआर डिपार्टमेंट के डायरेक्टर के पास इतना टाइम होता है क्या वेस्ट करने के लिए। तो सू बोलती है कि ऑफिस का टाइमिंग अब खत्म हो चुका है और ऑफिस के बाद में कुछ भी कर सकते हो, वैसे भी कुछ ही दिनों में प्रोग्राम का रिकॉर्डिंग शुरू होगा, इसलिए तुम्हारी कुकिंग क्लास भी हो जाएगी, पर अगर फिर भी तुम्हें इंस्टेंट नूडल्स बनाकर खाना है तो खा सकते हो, मैं चली जाती हूँ। जिसके लिए युहाओ उसे मना कर देता है। सू फिर उसे एक बहुत ही अच्छी सी डिश बनाकर खिलाती है, तो युहाओ पूछता है कि क्या तुम नहीं खाओगी, जिस पर वो मना कर देती है और बोलती है कि मैं घर जाकर अपनी मॉम के साथ खाऊंगी। अब इसी तरह हर दिन सू सुबह सुबह युहाओ के घर पर जाती है। सबसे पहले वो उसे ब्रेकफास्ट खिलाती है, उसके लिए लंच भी प्रिपेयर करके देती है और शाम को उसे डिनर बनाकर देती है, जो सब कुछ युहाओ को भी काफ़ी अच्छा लग रहा था और वो हर बार सू का वेट करता है। पर एक दिन युहाओ सू का बड़े ही बेसब्री से इंतजार कर रहा था क्योंकि उसे आने में देर हो गई थी और उसके आते ही वो उसे पूछने लग जाता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो सू कहती है कि आज मैं तुम्हें कुकिंग सिखाने के लिए आई हूँ। वो अपने साथ काफ़ी सारा सामान लेकर आई थी और आज वो उसे हॉट पॉट बनाना सिखाने वाली थी, जहाँ पर ये दोनों साथ में काफ़ी अच्छे से खाना बनाते हैं और सू आज युहाओ के साथ ही खाने वाली थी। तो युहाओ पूछता है कि आज तुम यहीं पर डिनर करोगी, जिस पर सू कहती है कि मैंने आज अपनी मॉम के लिए खाना पहले ही बना दिया है और वैसे भी हॉट पॉट अकेले नहीं खाना चाहिए। पर जब ये दोनों खाना खाने ही वाले थे तभी वहाँ पर प्रोग्राम डिपार्टमेंट के सारे लोग आ जाते हैं, जिन्हें यहाँ पर देखकर युहाओ काफ़ी शौक हो जाता है और पूछता है कि तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो कहते हैं कि हम लोग तुम्हारे घर में एक सरप्राइज शूटिंग करने के लिए आए हैं। युहाओ बोलता है कि सरप्राइज शूटिंग, भला ये कब हुआ। तो डायरेक्टर जिन उसे वीडियो दिखाता है जिस दिन ये सभी लोग साथ में ड्रिंक कर रहे थे, तब नशे की हालत में युहाओ सरप्राइज शूटिंग करने के लिए मान गया था, इसलिए अब युहाओ कुछ भी नहीं कर पाता और सू भी अपना सामान वगैरह लेकर फटाफट से युहाओ के रूम में छुपने के लिए जाने लगती है, पर वो फिसल जाती है और उसका फ़ोन वहीं पर गिर जाता है, इसलिए वो फ़ोन को लिए बिना ही जल्दी से युहाओ के रूम में जाकर छुप जाती है। जहाँ वो जब उसका कबर्ड खोलती है तो वो देखती है कि उसने उसके अंदर एक छोटा सा बेड बनाया हुआ था और वहाँ पर डोरेमोन को भी रखा हुआ था। ये देखकर वो काफ़ी सरप्राइज होती है। अब ये सभी लोग अंदर आकर शूटिंग करना शुरू कर देते हैं, जहाँ असल में ये सारा प्लान बी का था, क्योंकि वो युहाओ के क्लोज आना चाहती थी और वो डायरेक्टर जैंग को बोलती है कि इसी बहाने वो भी सू से मिल सकता है। युहाओ अपनी रूम में आता है जहाँ पर वो प्रोग्राम में आज हॉटपॉट बनाने वाला था। वो कहता है कि मैं हॉटपॉट तो बना लूँगा, लेकिन उसका जो सॉस है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए उसका रेसिपी तुम मुझे फ़ोन पे व्हाट्सएप कर दो। तो सू बोलती है कि मेरा फ़ोन तो बाहर ही गिर गया है और क्योंकि ये लोग जल्दी जल्दी युवाओं को बुला रहे थे इसलिए लोग फटाफट से कपड़े चेंज करके बाहर चला जाता है। बाहर डायरेक्टर जिन सू को फ़ोन मिला रहा था तो युवाओं काफ़ी डर जाता है कि कहीं सू का फ़ोन ना बच जाए, पर उसका फ़ोन तो साइलेंट पर था और जब सू अपना फ़ोन नहीं उठाती तो डायरेक्टर जिन काफ़ी अपसेट हो जाता है। फिर ये सभी लोग शूटिंग शुरू करते हैं, जहाँ यू हॉटपॉट बनाने के लिए तैयारी तो कर रहा था, पर उसकी डिप बनाने के लिए वो ब्रेक लेकर वापस से अंदर जाता है, जहाँ पर वो सू से उसके सारे इंग्रेडिएंट्स अपने फ़ोन पर टाइप करने के लिए बोलता है। पर क्योंकि उन्हें ये सब करते हुए काफ़ी देर लग रही थी तो जैंग भी चेक करने के लिए उसके रूम में आने लगती है, जिसे वो दरवाजे के पास ही रोक लेता है और दरवाज़ा बंद कर देता है। और क्योंकि ये दोनों अंदर एक दूसरे के काफ़ी क्लोज बैठे हुए थे तो सू के बाल युहाओ की शर्ट के अंदर अटक जाते हैं, इसलिए वो शर्ट का बटन तोड़कर उसे दे देता है ताकि वो अपने बाल वहाँ से हटा सके और फिर दूसरे कपड़े पहनकर बाहर चला जाता है, जहाँ वो काफ़ी अच्छे से हॉटपॉट की डिप बनाता है। और पूरा हॉटपॉट बनने के बाद जब सभी लोग उसे खाते हैं तो वो सबको काफ़ी पसंद आता है। सभी लोग के यहाँ से जाने के बाद जब सू बाहर आती है तो ये दोनों साथ में बैठकर इंस्टेंट नूडल्स खाते हैं, क्योंकि इस हॉटपॉट के सारे इंग्रेडिएंट्स खत्म हो चुके थे। खाने के बाद सू अपना फ़ोन ढूंढने लगती है पर वो उसे कहीं पर भी नहीं मिलता, तो युवा बोलता है कि फ़िलहाल काफ़ी देर हो गई है इसलिए तुम अपने घर चली जाओ और तुम्हारा फ़ोन में ढूंढ कर रख लूँगा। सू बोलती है कि ठीक है मैं कल सुबह आती हूँ, पर युवा कहता है कि नहीं कल तुम्हें आने की ज़रूरत नहीं है, अब मेरी कमर एकदम ठीक हो चुकी है इसलिए अब हम कल कंपनी में मिलते हैं। जाने से पहले युवा से बोलता है कि काफ़ी लेट हो गया है इसलिए टैक्सी से घर जाना और इसका पैसा तुम्हें कंपनी से मिल जाएगा। जहाँ से इसकी इतनी केयर करते हुए देखकर काफ़ी खुश होती है और घर जाकर भी सू सिर्फ युवाओं के बारे में ही सोच रही थी। इसके बाद हम लीशुन को किसी कंपनी में काम करता हुआ देखते हैं
जहाँ पर उसे युहाओ को प्रोग्राम का वीडियो एडिट करने के लिए दिया जाता है। जब वो उस वीडियो को देखता है तो उसे पता चल जाता है कि युहाओ के घर में सू पहले से ही वहाँ पर मौजूद थी, इसलिए वो सब जगह ये बात फैला देता है कि सू और युहाओ का रिलेशनशिप चल रहा है, जिसकी वजह से उसने मुझे बॉस से कहकर कंपनी से निकलवा दिया। अगली सुबह जब सू कंपनी में आती है तो सभी लोग उसी के बारे में गॉसिप कर रहे थे कि आखिर सू को इतनी जल्दी डायरेक्टर के प्रमोशन कैसे मिल गया और उसने अपनी पोजीशन का यूज करके अपने बॉयफ्रेंड को भी जॉब से निकलवा दिया, वो कितनी बुरी है। एक लड़की जिसका नाम शिन है वो ये सारी बातें फैला रही होती है और यहाँ पर वो इन सभी लोगों को युहाओ और सू का एक फोटो भी दिखाती है। जो चीज जब युहाओ देखता है तो वो सभी के सामने आ जाता है और उसे देखकर वो सब चुप हो जाते हैं। अब कंपनी में आते हैं वो सबसे पहले एक मीटिंग रखता है जहाँ पर वो उसी लड़की शिन को एक क्लाइंट से कम्युनिकेट करने के लिए बोलता है और फिर वो सेम काम सू को भी देता है, जहाँ शिन तो उस काम को बिल्कुल भी अच्छे से नहीं कर पाती, पर सू जब उस क्लाइंट से कम्युनिकेट करती है तो वो काफ़ी अच्छे से उनसे सारी इन्फॉर्मेशन लेती है। जो देखकर युवा सभी लोगों से पूछता है कि अगर तुम सभी लोग मेरी जगह होते तो बताओ किसे प्रमोट करते। इसलिए उन सभी को उनका आंसर मिल जाता है और सभी लोगों का मुंह भी बंद हो जाता है कि सू ने अपनी खुद की काबिलियत से प्रमोशन लिया है। युवा अब यहाँ पर सभी के सामने सू को उसका फ़ोन वापस कर देता है और बोलता है कि ये मेरे घर के सोफा के नीचे पड़ा हुआ था, जो सुनकर सू और बाकी सभी लोग हैरान हो जाते हैं। सू अब सीधा युहाओ के कैबिन में जाती है और उसे बोलती है कि तुमने सभी लोगों के सामने ऐसे क्यों कहा कि मुझे तुम्हारा फोन सोफा के नीचे मिला और आखिर तुम्हें मेरा फोन सबके सामने देने की क्या जरूरत थी। युहाओ बोलता है कि क्यों, मैंने गलत क्यों कहा, मुझे तुम्हारा फोन सोफे के नीचे मिला था। जिस पर सू कहती है कि अरे सब लोग गलत समझेंगे। पर युहाओ कहता है कि आखिर क्या गलत समझेंगे सब लोग, और तुम्हारा फोन क्या मैं तुम्हें चुपके से देता। दूसरी तरफ शिन सोच रही होती है कि कहीं युहाओ उसे फायर तो नहीं करेगा। वहीं ऑफिस में युहाओ सू को शिन को फायर करने के लिए बोलता है। वो कहता है कि वो बहुत ज़्यादा गॉसिप करती है, वो आगे हमें ट्रबल क्रिएट कर सकती है और साथ ही उसके काम करने की एबिलिटी तो तुमने अभी देख ही ली। पर सू उसे फायर करने से मना कर देती है और बोलती है कि मुझे पूरा यकीन है कि वो चेंज हो जाएगी। शू अब शिन को बात करने के लिए ऑफिस के बाहर लेकर जाती है, जहाँ वो उसे काफ़ी अच्छे समझाती है कि ऐसे गॉसिप करने से कुछ भी नहीं होगा और उसे जो अपनी बोलने की एबिलिटी है ना वो काम पर लगानी चाहिए। जो सब सुनकर शिन उसकी ये बात काफ़ी अच्छे से मान जाती है और पूछती है कि यार तुम मुझे जॉब से तो नहीं निकाल रही ना। पर सू कहती है अगर तुमने अगली बार ऐसे किया ना तो मैं तुम्हें ज़रूर जॉब से निकाल दूंगी। जो सुनकर वो खुश हो जाती है और उसे थैंक्स बोलती है उसे माफ़ करने के लिए। सीन अब हानमिंग और वेनशिंग पर आता है, जहाँ पर ये दोनों बातें कर रहे थे। हानमिंग बोलती है कि तुम्हारे नेफ्यू को आखिर हो क्या गया है, उसने सभी के सामने से सू का फोन तो रिटर्न कर दिया, पर क्या वो ये नहीं बोल सकता था कि वो उसे पसंद करता है। जिस पर वेनशिंग कहता है कि यार तुम चिंता मत करो, वैसे भी अभी वो कुछ दिनों के लिए बिजनेस ट्रिप पर जा रहे हैं तो मुझे पूरा यकीन है कि वो सू को मिस करेगा और ऐसे ही दोनों अपने आप क्लोज आ जाएंगे। अगले दिन हम युहाओ को देखते हैं जो कि बिजनेस ट्रिप पर शंघाई गया हुआ था और वो सच में वहाँ पर सू के हाथ के बनाए हुए खाने को काफी मिस कर रहा था। रात में हम सू को किचन में काम करता हुआ देखते हैं, तभी उसे एक कलीग का कॉल आता है जो उसे बताती है कि तुमने जो अचार कंपनी के फ्रिज में बनाकर रखा हुआ था वो मिस्टर युहाओ को बहुत ज्यादा पसंद है और उन्हें लगता है कि वो बाहर से आता है, इसलिए उन्होंने मुझे उस अचार को शंघाई भेजने के लिए कहा है। जिस पर सू कहती है कि चिंता मत करो, मैं वो भेज दूंगी। सू को यहाँ पर ये जानकर काफी खुश होती है कि युहाओ उसकी डिशेस को काफी पसंद करता है। कॉल रखने के बाद सू युहाओ के लिए वो अचार भेजने के लिए पैकिंग करने लग जाती है, जहाँ वो काफी खुश हो रही थी। जिसे इस तरह देखकर उसकी मॉम भी काफी खुश होती है और उसके पास आकर बोलती है कि उसे हमारे घर का बनाया हुआ अचार काफी पसंद है ना, इसलिए वो दोनों और ज्यादा अचार बनाने लग जाते हैं। सीन अब युहाओ पर आता है जो कि सुपर मार्केट जाता है, जहाँ से वो कुछ सामान खरीदता है मिल्क इंस्टेंट नूडल्स बनाने के लिए, लेकिन उसे उसकी रेसिपी नहीं पता थी, इसलिए सू को कॉल करता है पर वो फोन नहीं उठाती, इसलिए वो खुद ही उल्टे सीधे तरीके से उन नूडल्स को बना लेता है। पर जैसे ही वो खाने वाला था तभी उसे सू का कॉल आ जाता है, जिससे फोन उठाने पर युहाओ बोलता है कि अरे मैंने तुम्हें कहा था ना कि फोन को 24 घंटे ऑन रखा करो। तो सू बोलती है कि अच्छा ऐसी कौन सी इमरजेंसी होगी। पर युहाओ उसे ये तो बता नहीं सकता था कि उसने नूडल्स की रेसिपी पूछने के लिए फोन किया था, इसलिए वो उससे पूछने लगता है कि अगला प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग कब है और उसका थीम क्या है। फिर वो उसे बताती है कि अगला प्रोग्राम 4 दिन में रिकॉर्ड होगा और उसका थीम भी बताती है, जिस पर ये दोनों बातें करने लग जाते हैं। वहीं जब युहाओ काम कर रहा था तभी उसे वेनशिंग मैसेज करता है और बोलता है कि क्या तुम घर को मिस कर रहे हो और वापस आना चाहते हो, जो कि असल में वो उसे प्रोवोक करने के लिए कर रहा था। और उसके इतना कहते ही युहाओ भी वापस आने के लिए टिकट बुक करा लेता है। अगले दिन हम हानमिंग और सू को एक साथ केक बनाते हुए देखते हैं, जहाँ में पता चलता है कि आज वेनशिंग और युहाओ दोनों का ही बर्थडे है और हानमिंग वेनशिंग के लिए चुपके से केक बना रही थी क्योंकि वो उसे सरप्राइज देना चाहती थी। जिसके बाद हम युहाओ को देखते हैं वो भी अपनी मीटिंग खत्म करके शंघाई से निकल जाता है। सीन अब वेनशिंग पर आता है जो कि अपने घर पर आ ही रहा था, तभी उसे हानमिंग का कॉल आता है जो उसे बोलती है कि मेरी मॉम की तबीयत खराब है और मैं भी तुमसे आज नहीं मिल पाऊंगी क्योंकि मुझे भी कोल्ड हो गया है, इसलिए मैं दवाई लेकर सो रही हूँ। जो सुनकर वेनशिंग काफी अपसेट हो जाता है क्योंकि उसने उसे आज सुबह से बर्थडे विश नहीं किया था, इसलिए वो अपसेट होकर अपने घर में जाने लगता है।
पर जैसे ही वो अंदर जाता है तो देखता है कि हानमिंग ने उसके लिए बहुत ही अच्छा सरप्राइज प्लान किया हुआ था, जो देखकर वो काफ़ी खुश होता है। और फिर हानमिंग भी एक बॉक्स के अंदर से निकलकर बाहर आती है, जहाँ वो उसे बताती है कि मैंने एक केक तुम्हारे लिए अपने हाथों से बनाया है और मैं अब से हर साल तुम्हारे बर्थडे पर अपने हाथों से एक केक बनाऊंगी। जो सुनकर वो भी काफ़ी खुश होता है और हानमिंग को किस कर देता है। फिर दोनों सेलिब्रेट करने लग जाते हैं। फिर हम सू को देखते हैं, जो कि युहाओ के होम टाउन वाले घर पर जाती है। असल में उसने दिन में युहाओ को मैसेज करके बोला था कि मैं तुम्हें कुकिंग करना सिखाऊंगी, इसलिए युहाओ भी सीधा वापस आकर सू के पास जाने के लिए निकल जाता है और सू उसके लिए केक और खाना वगैरह सब कुछ रेडी करके रखती है, जिसका फोटो वो हानमिंग को भी भेज देती है। तो वेंचिंग को बता देती है कि सू आज युहाओ का बर्थडे उसके साथ सेलिब्रेट करने वाली है और शायद वो उसे कन्फेस भी कर दे। जो सुनकर वेंचिंग कहता है कि युहाओ का बर्थडे वो सेलिब्रेट नहीं कर सकती। अब वो जल्दी से युहाओ को रोकने के लिए जाता है। वहीं सू युहाओ को वेट कर रही थी। अब जैसे युहाओ आता है तो वो उसे हैप्पी बर्थडे विश करती है, पर युहाओ कुछ भी नहीं बोलता और एकदम स्टैचू की तरह खड़ा रहता है। जो देखकर सू समझ जाती है कि कुछ तो गड़बड़ है और उससे पूछती है कि तुम्हें क्या हुआ है। युहाओ बोलता है कि ये सब करने के लिए तुम्हें किसने कहा। तो सू बोलती है कि मुझे पता चला कि आज तुम्हारा बर्थडे है, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए केक बनाया। पर युहाओ उसे यहाँ से जाने के लिए बोलता है। सू यहाँ पर उसका मूड खराब देखकर बोलती है कि देखो, जो भी बात है उसे भूल जाओ, साल में एक बार ही बर्थडे आता है, इसलिए आज के दिन खुश रहो और सेलिब्रेट करो। जो सुनकर युहाओ को बचपन में अपनी मॉम की बात याद आने लग जाती है और वो गुस्से में अपना बैग फेंक देता है। ये देखकर सू भी थोड़ा सा डर जाती है और उससे पूछती है कि आखिर बात क्या है, मुझे बताओ। तो युहाओ उसके पास आकर बोलता है कि आखिर तुम मेरी कौन लगती हो जो मैं तुम्हें बताऊं, और अगर तुम आज यहाँ से नहीं जा रही हो तो मैं ही चला जाता हूँ। ये बोलकर वो यहाँ से चला जाता है। तभी उसे नीचे वेंचिंग मिलता है, जहाँ से वो दोनों साथ में ड्रिंक करने के लिए बार में जाते हैं। और सू बेचारी इधर अकेले बैठकर सोच रही थी कि आखिर युहाओ को क्या हो गया। वही बार में जब ये दोनों ड्रिंक कर रहे थे तब वेंचिंग को हानमिंग बार बार कॉल कर रही होती है और उसे वापस आने के लिए बोलती है, पर वो उसका कॉल नहीं उठाता, ना ही मैसेज का रिप्लाई करता है। जो देखकर युहाओ बोलता है कि हानमिंग तुम्हारा वेट कर रही है, तुम्हें जाना चाहिए और तुम मेरी वजह से यहाँ पर मत रुको। इतने सालों में मुझे इस सब की आदत हो गई है। इसीलिए वेंचिंग भी वहाँ से हानमिंग के पास चला जाता है, जहाँ पर हानमिंग उससे पूछती है कि आखिर बात क्या है और युहाओ अपने बर्थडे सेलिब्रेट क्यों नहीं कर सकता। और वो उसे सू के बारे में ही पूछती है, पर वेंचिंग कहता है कि तुम उन दोनों को छोड़ो, हम अपना बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन हानमिंग नहीं मानती और उसे बताने की जिद करती है। तो वेंचिंग कहता है कि वो अपने बर्थडे के दिन काफी इमोशनल हो जाता है। वो अपना बर्थडे कभी भी सेलिब्रेट नहीं करता, जिसका कोई रीजन है और वो रीजन मैं तुम्हें नहीं बता सकता। हानमिंग बोलती है कि क्यों नहीं बता सकते तुम मुझे, मैं तुम्हारी वाइफ हूँ और युहाओ तुम्हारा नेफ्यू है, इसलिए मुझे भी ये सब जानने का हक है। पर वेंचिंग अभी बताने से मना कर देता है और बोलता है कि युहाओ को पर्सनल मैटर है, वो अपने आप ही इसे सॉल्व कर लेगा। जो सुनकर हानमिंग को गुस्सा आ जाता है और बोलती है कि अगर तुम्हें उसकी इतनी चिंता है तो उसके साथ ही जाकर रहो। मैं यहाँ पर तुम्हारा इतनी देर से वेट कर रही थी, तुम्हारे लिए मैंने इतना अच्छा सरप्राइज प्लान करा और तुम मुझे ही यहाँ पर अकेला छोड़ के चले गए। इसलिए वो गुस्से में यहाँ से केक फेंक कर चली जाती है। जो देखकर वेंचिंग को भी काफी बुरा लगता है और अब वो युहाओ के घर पर अपसेट होकर उसके साथ ड्रिंक करने के लिए जाता है। दूसरी तरफ सू भी जब सैड होकर घर आ रही होती है तभी उसे वहाँ पर हानमिंग भी मिल जाती है, जो कि काफी सैड थी। इसलिए ये दोनों भी साथ में ड्रिंक करने के लिए जाते हैं, जहाँ हानमिंग सू को बताती है कि मैंने वेंचिंग से पूछने की बहुत कोशिश की लेकिन उसने मुझे कुछ भी नहीं बताया। तो सू बोलती है कि तुमने तो अपने हस्बैंड को डांट कर पूछ भी लिया, पर मैं तो युहाओ की कुछ भी नहीं लगती, तो भला मैं उससे किस मुंह से ये पूछती कि उसे क्या हुआ है। जो सुनकर हानमिंग भी चुप हो जाती है और उसे बोलती है कि मैंने इतने प्यार से उसके लिए केक बनाया था। जब मैं वापस से गई तो मैं चाहती थी कि वो मुझे रोक कर हक करे, लेकिन केक को फेंकने के बाद भी उसने मुझसे कुछ नहीं कहा, इसलिए मैं भी गुस्से में वहां से चली गई और वो काफी ज्यादा ड्रिंक कर लेती है। इधर वेंचिंग भी ये सारी बातें युहाओ से कर रहा था कि उसने इतने प्यार से मेरे लिए केक बनाया था जो वो खुद ही फेंक कर चली गई। तभी युहाओ भी सोचने लग जाता है कि सू ने भी मेरे लिए इतने प्यार से केक बनाया था और मैंने उसे खाया भी नहीं। वही हानमिंग ने काफी ज्यादा ड्रिंक कर ली थी तो सू उसे अपने घर पर लेकर जाती है। अगली सुबह उठकर वेंचिंग युहाओ से बोलता है कि मैं क्या करूं, हानमिंग ने मुझे पूरी रात भर कांटेक्ट ही नहीं किया। तभी युहाओ सू को मैसेज करता है कि आज तुम मुझे कुकिंग करना सिखा दो और एक्स्ट्रा क्लास का मैं तुम्हें ओवर टाइम पे करूंगा। पर सू उससे रिप्लाई करती है कि आज मैं छुट्टी पर हूँ। जो सुनकर वो बेचारा सैड हो जाता है। फिर हम सू को देखते हैं, जो कि अपनी मॉम का चेकअप कराने के लिए उनके साथ हॉस्पिटल गई हुई थी। तभी वहाँ पर वो एक लेडी को देखती है जिसे एक पर्सन ठगने की कोशिश कर रहा था, तो वो उन्हें बचा लेती है, जिसके लिए वो लेडी उसे थैंक्स कहती है। तभी उसे हॉस्पिटल में लोशन मिल जाता है, जो कि अपनी मॉम के साथ वहाँ पर उसकी मॉम को देखने के लिए आया था, पर सो उसे यहाँ से जाने के लिए कह देती है। इसी बीच उसका सामान गिर जाता है तो वो उसे उठाने लग जाती है, जहाँ पर इन दोनों के बीच में थोड़ी सी बहस होती है। सो उसे बोलती है कि मैं आगे से तुमसे नहीं मिलना चाहती और ज्यादा अच्छा बनने का ना नाटक मत करो। ये बोलकर वो यहाँ से चली जाती है, जहाँ पर हम देख पाते हैं कि ये दोनों सू की मॉम से मिलने के लिए नहीं बल्कि सू का फोन चुराने के लिए आए थे और उसके अंदर वो वाली वीडियो देखते हैं जिसमें सू युहाओ को खाना बनाना सिखा रही थी, यानी कि अब वो फिर से जरूर कुछ इविल करने वाला था। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो गाइस ये थी आज के वीडियो एंड आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।